हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 11th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट ₹720, यानी 17 बॉल को अगर 720 रुपए में बेचेंगे तो हमारा घाटा होगा 5 बॉल के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जितना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम एक बॉल का कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, यानी 1 बॉल का सीपी हमारा x है, तो टोटल सीपी हमारा या 17x हुआ, लॉस हमारा 5x हुआ और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 720। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अब लॉस कितना हुआ है हमारा 5x का, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 17x और सेलिंग प्राइस क्या हमारा 720। तो अगर मैं 720 को इस तरफ लेके आऊं और 17x माइनस 5x कर दूं तो हमारा आएगा 12x, जो कि होगा 720 के बराबर। और x की वैल्यू आएगी हमारी 720 अपॉन में 12, जो कि आ जाएगी हमारी 60। यानी x हमने क्या माना था कॉस्ट प्राइस और उसकी वैल्यू क्या है हमारी, उसकी वैल्यू है 60। आंसर क्या होगा हमारा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यानी अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट हमें 3 गुना हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन से देखें तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरा क्या है, अगर प्रॉफिट हो जाए ट्रिपल यानी 3p और सेलिंग प्राइस 2p माइनस में cp, क्योंकि सी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दूं तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3p इज इक्वल टू 3sp माइनस में cos 3cp। और अगर मैं साइन चेंज करूं इनके तो हमारा ये कटा और 0 इज इक्वल टू माइनस एसपी प्लस में 2cp और हमारी इक्वेशन क्या आएगी 2cp इज इक्वल टू sp और sp अपॉन में cp होगा हमारा 2:1, यानी कॉस्ट प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 2 है। अब उसने क्या बोला था, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस अपॉन में इनटू में 100। अब सेलिंग प्राइस हमने 2, कॉस्ट प्राइस 1 अपॉन में 1 इनटू में 100। 2 माइनस 1 अपॉन में 1 इनटू में 100 आएगा हमारा 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारी होगी 100% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, mark price of a book is 150. How many books can be bought in 3510 after giving discount of 10%? यानी MRP एक किताब की 150 रुपए है और उस पे 10% की हमें छूट दी गई है। तो अगर MRP हमारी 150 है और 10% की छूट के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 135। अब उसने ये बोला है कि 3510 रुपए में कितनी किताबें आएंगी। चलिए, अगर 3510 रुपए में 135 के हिसाब से कितनी किताबें आएंगी, चलिए देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 7 जा 0 और 2 यानी 27। अब 9 से करेंगे तो 9 7 9 जा 63 और 9 8 जा 72 और 9 3 जा 3 हमारा आएगा 3
2 जा 6 और 3 6 जा 18 यानी 26 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सम बिकेम इट्स डबल इन 10 ईयर देन द एनुअल रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज, यानी 10 साल के अंदर जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट पे वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, तभी तो डबल होगा। यानी पी आर टी अपॉन में 100 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P इंटू आर इंटू में 10 साल है इज इक्वल टू में P, यानी जो हमारा ब्याज होगा वो बराबर होगा प्रिंसिपल के। सोल्व करते हैं, P से P कटा, R इज इक्वल टू 100 अपॉन में 10 तो आएगा 10%, यानी रेट होगा हमारा 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will be sum of 8000 at 5% per annum compound interest annually became, यानी हमें इसमें सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि 8000 पे 5% के दर पे कितने समय में जो हमारी अमाउंट है वो 9261 रुपए हो जाएगी। अमाउंट का हमारा क्या फॉर्मूला है, P 1 प्लस R अपॉन में 100 अपॉन में N। अमाउंट हमारी क्या है 9261, प्रिंसिपल हमारा 8000 और 1 प्लस 5 प्लस अपॉन में 100 अपॉन में n। 8000 को अगर हम वहां लेके जाएं तो 9261 अपॉन में 8000 105 अपॉन में 100 और n। अगर हम इसको कट करें तो ये आएगा हमारा 21 अपॉन में 20 n इज इक्वल टू 9261 अपॉन में। अभी यहाँ आप या तो इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा स्मार्टली भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए हमें यहाँ दे रखा है 8000 और 20 की पावर कितना होगा जो वो 8000 बनेगा, यानी अगर मैं 20 की पावर 3 करूं तो वो 8000 के बराबर है। तो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा तो ये इसके बराबर ही। आंसर हमारा क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी कैन डू द सेम इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, यानी बी उस काम को ए से आधे समय में कर लेता है। यानी अगर मैं बोलूं ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है तो बी उस काम को आधे में करेगा 9 से, और टोटल काम हम क्या मान ले, हम मान ले 18, तो ए 1 यूनिट काम करेगा और बी 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है, एक दिन में। और देन बट दे कैन फिनिश इन 1 डे, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 3 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर लेंगे। अभी ये 3 यूनिट टोटल काम का कितना भाग है, समझे कि 3 यूनिट टोटल काम का कितना भाग है, यानी 3 यूनिट टोटल काम का 1/6 भाग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 20 मीटर एंड बाय अनदर टैप इन 16 मिनट्स, यानी अगर एक टैप है वो 20 मिनट में भरता है किसी टैंक को, अनदर टैंक बी है उसे मान लेते हैं हम 60 में, तो टोटल काम कितना हुआ 60, ठीक है। और कितने यूनिट का हुआ, तो ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 1 यूनिट काम करेगा। बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के लिए ए प्लस बी दोनों खोले गए, और ये 4 है तो ये 15 है ना। और 10 मिनट में कितना काम हुआ, 10 मिनट में 40 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, अब बचा 20 यूनिट काम हमारा बचा। देन द फर्स्ट टैप इज शट डाउन, अब जो ए जो है उसे बंद कर दिया। आफ्टर दिस द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड इन, यानी अब सिर्फ बी को ही ये टैंक भरना है। बी कितने देर में एक यूनिट करेगा, तो बी 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है तो बी 20 यूनिट के हिसाब से करेगा। आंसर होगा हमारा 20 मिनट, यानी 20 मिनट में
20 यूनिट फिल करेगा, क्योंकि वो 1 मिनट में 1 यूनिट काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट हुज कवर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किलोमीटर एज 20 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चलाता है, वो 3 किलोमीटर तक जाता है। पहले किलोमीटर में वो 20 की स्पीड रखता है, दूसरे किलोमीटर में वो 16 की स्पीड रखता है, तीसरे किलोमीटर में वो 12 की स्पीड रखता है। अब हमें ये बताना है कि भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम बताना है। अब डिस्टेंस तो हम अंदाजे से ये बता सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे, यानी 1 + 1 + 1, टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या होगा, टाइम 1 प्लस में टाइम 2 प्लस में टाइम 3। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 आप समझिए पहले किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर और तीसरा किलोमीटर। तो टाइम 1 क्या होगा हमारा, टाइम 1 होगा 1/20, टाइम 2 होगा हमारा 1/16 और टाइम 3 होगा 1/12। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा इसका 20, 16 और 12। 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा, तो 4 5 और 3, 5 4 जा 20, 24 जा 80 और 3 8 3 जा 240, यानी 240 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, और एलसीएम कंप्लीट करने के बाद 12 और 15 और 20, तो ये आएगा हमारा 47/240। यानी टाइम हमारा आ गया, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड में हम लगा देते हैं 3/47/240, तो 3 × 240/47। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा हमारा 15.32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रोज द बोट टू ए डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अब यहाँ अपस्ट्रीम आया, तो यानी हमें पता है यहाँ x माइनस वाई होता है, यानी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज बोटिंग द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस वाई, यानी स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ करंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम, यानी हमें x अपॉन में y बताना है रेशियो में। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस सेम है, एक बोट है वो ऊपर से नीचे गई और नीचे से ऊपर आई, सेम डिस्टेंस, और हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। अगर वो ऊपर से नीचे गई तो वो 1 मान के चलते हैं, लेकिन अगर वो नीचे से ऊपर आई तो उसे लगा 2 घंटा। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है तो हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड अपस्ट्रीम इनटू टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब आगे क्या होगा हमारा, आगे होगा हमारा 2 × x - 1, क्योंकि 2 घंटे लगे अपस्ट्रीम जाने में, और 1 × x + y। ठीक है, अब 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू x प्लस में y। x को इस तरफ, y को उस तरफ, 3y इज इक्वल टू में x, x अपॉन y इज इक्वल टू 3:1। आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एनर टर्म ऑफ 3 9 27 81। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन एपी का है, लेकिन ये क्वेश्चन एपी का नहीं है, ये क्वेश्चन जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें जो डी है वो सेम नहीं है सब में। ठीक है, तो जीपी के अलग फॉर्मूले होते हैं, एपी के अलग फॉर्मूले होते हैं। जीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं जो कि होते हैं ARn-1, और R निकालने का फॉर्मूला होता है A2 डिवाइड बाय A1। अब इसमें A2 क्या है 9 और A1 क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 9/3, तो आएगा हमारा 3। आप A2 किसी से भी निकाल सकते हैं, जैसे 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, 81 को 27 से डिवाइड करेंगे, तो आपका R हमेशा सेम होगा।
और n टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगेंगे ARn-1। a क्या है हमारा 3 है, मल्टीप्लाई r क्या है हमारा 3n-1 और यहाँ 3 की पावर 1 है। अब हमें पता है कि जब बेस सेम होता है am इंटू an, यानी अगर बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो am प्लस n हो जाता है। ऐसे ही इनमें जब बेस सेम है तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कटा 3n, आंसर हमारा 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन में y यानी x अपॉन में y इज इक्वल टू 16 अपॉन में 24। तो हमें 24y की वैल्यू बतानी है। या तो हम इसे कट कर लें, कट नहीं करना तो ऐसे इट इज चल लो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ कट करके चल लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 2/3 यानी x अपॉन y आ गया हमारा 2/3 और y आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x/2। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 24 इंटू में 3/2x, 12 3 जा 36, x हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a -b। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। वैल्यू पुट करेंगे, आएगा हमारा -a का होल स्क्वायर प्लस में -y और -b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो -2a का होल स्क्वायर प्लस में -2b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर का अंडर रूट। 4 को कॉमन ले, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर रूट और 4 बाहर आके 2 अंडर रूट a प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें ये बताना है कि क्या होगा, कौन सा सही होगा। अगर हम पहले देखें sin x की वैल्यू होती है हमारी -1 से 1 तक की रेंज। यानी साइन के अंदर जो भी वैल्यू होगी, हम x की कुछ भी वैल्यू रखें वो -1 से 1 के बीच में आएगी। लेकिन यहाँ जो -5 है वो -1 से बाहर है, ठीक है, -1 और 1 से बाहर है या छोटा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। cos x इज इक्वल टू में 1, ऐसे ही सेम cos x क्या होता है, लेकिन ये 1 है तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड x इज इक्वल टू 1/2। अब सेकेंड x की रेंज होती है -∞ टू 1, ठीक है, और 1 से इंफिनिटी का यूनियन। 1 से -1 इंफिनिटी से -1 का और 1 से इंफिनिटी का। लेकिन यहाँ हाफ है जो -1 और 1 के बीच का है और हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। cos डॉट a डॉट x इज इक्वल टू 0, यानी cos a डॉट x इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी रेंज के बाहर है क्योंकि यहाँ पे x है इसके एंगल के साथ। तो आंसर होगा हमारा cos x इज इक्वल टू में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, BC इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 12 एंड BC इज इक्वल टू 6, देन द एंगल B। चलिए हम पहले इसमें पाइथागोरस लगा के देखते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता भी है या नहीं भी बनता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 6√3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस में 36 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 144 और 36 इंटू में 4 इज इक्वल टू 144, 144 इज इक्वल टू 144। यानी ये हमारा एक
राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ए सी क्या है हमारा 12 ए सी और बी जो कि हो जाएगा बी सी हमारा 6 और ये 6√3, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 15C3 प्लस में 15C13। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसे सोल्व कर किए बिना या इसकी वैल्यू निकाले बिना आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ NCR, ये कॉम्बिनेशन है, इसका फॉर्मूला होता है N अपॉन में R और N माइनस R, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए, जिसके पीछे ये डंडा आता है, ठीक है, इस डंडे एक्सपोनेंशियल आता है, तो इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, जैसे 5 के पीछे आया तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अगर यहाँ पे 17 क्या आया तो 17 इंटू में 16 इंटू में 15 इंटू में 14 इंटू में एंड 1। वहीं अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 17 आया तो 17 इंटू में 16 का, क्यों? क्योंकि अगर 16 की वैल्यू खोलेंगे तो ये आ जाएगी 16 इंटू 15 इंटू 14, जो कि ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 15C3 हमें दे रखा है, यानी 15C3 प्लस में 15C13। इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 अपॉन में 3 अपॉन में 15 माइनस 3 का ब्रैकेट प्लस में 15 और 13 और 15 माइनस में 13, ठीक है। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये आएगा 15 3 और 12, ठीक है, प्लस में 15 13 और 2। अब 15 को अगर मैं कॉमन लेता हूं और नीचे अगर कुछ मैं थोड़ा बहुत करता हूं, जैसे 12 एक्सपोनेंशियल, तो ये 13 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 3 इंटू में 12 प्लस में 15 13 मल्टीप्लाई 12। देखिएगा सेम हो गया, मैंने बोला था कि आप पहले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और जो 2 है मैं उसको एज इट इज रखता हूं। अब मैं 3 को और 2 को क्या करूंगा, 15 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस में 15 13 मल्टीप्लाई 2 और, ठीक है। अब जो टर्म कॉमन है वो हम निकाल देंगे, ये और ये हमारे कॉमन है, तो अगर हम इसे निकालें तो आएगा 15 2 मल्टीप्लाई 12 और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 1/3 प्लस में 1/13। एलसीएम लेंगे, 13 3 39, 3 प्लस में 13 आएगा हमारा 15 2 इंटू में 12 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 39। अभी यहाँ देखिए 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 39 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 13, ठीक है, और 3 इंटू में 13 लिखने के बाद हम इसे करेंगे 15 2 इंटू में 12 इंटू में 16 13 इंटू में 3। अब 12 इंटू 3 को हम वापस से 13 एक्सपोनेंशियल और 2 इंटू 3 को वापस से हम 3 एक्सपोनेंशियल, और यहाँ 15 और 16 को हम लिख सकते हैं 16 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 16 माइनस में 3 का एक्सपोनेंशियल इंटू में 3। फॉर्मूला हमारा वही बन गया n माइनस r अपॉन में r, ठीक है। और ये किसका बना, 16C3 का, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार लिख के या देख के आप समझेंगे, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए
अब कुछ क्वेश्चन हम स्टैट के भी देख लेते हैं। इफ 10% कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 days, यानी 10 आदमी मिलके किसी काम 5 यूनिट काम के 2 यूनिट को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, देन हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। तो 12 दिन के अंदर बचे हुए काम को कितने बंदे काम खत्म करेंगे। 2 यूनिट हो चुका है, टोटल कितना है 5 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट हो चुका, तो बचा कितना 3 यूनिट। अगर हम वैल्यू पुट करें कि 8 बंदे मिलके 8 दिन में 10 बंदे 2 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में कितने बंदे 3 यूनिट काम करेंगे। सिंपल, अगर सॉल्व करें तो 4x इज इक्वल टू में 40 और x की वैल्यू 10, यानी 10 लोग मिलके बचा हुआ 3 यूनिट का काम 12 दिन में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज 32, यानी किसी प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगल है एंड इन रेडियस जो है वो 6 है, ठीक है, और प्रिज्म का वॉल्यूम है 576, देन इट्स हाइट इज, यानी हमें हाइट बतानी है। यहाँ हम 2-3 फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पहला कौन सा है, इन रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन में एस सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर अपॉन में 2, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। सिंपल 3 फॉर्मूले का यूज होगा। रेडियस पहले का देखते हैं। रेडियस क्या होगी हमारी, डेल्टा हमें निकालना है, सेमी पैरामीटर हमारा होगा 32/2, तो आ जाएगा हमारा 16, तो डेल्टा हमारा हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ बेस हमारा हो जाएगा 16 6 96। अब हमें वॉल्यूम क्या दे रखी है 576, एरिया ऑफ बेस हमारा आ गया 96, और हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू 576 अपॉन में 96, और कट करने के बाद 96 6 आएगा हमारा 576, तो आंसर होगा हमारा 6। सिंपल फॉर्मूले पुट कीजिए, आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 27, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज। ऐसा क्वेश्चन हमने अपनी पहली क्लास में भी डिस्कस किया है, जिसमें हम पहले ये लिखते हैं कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज ए पॉलीगन विद n sides is given by n की -3/2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी n-3/2 हमारा होगा 27, तो n-3 हमारा होगा 54, n स्क्वायर माइनस में 3n इज इक्वल टू में 54, n स्क्वायर माइनस में 3n माइनस में 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप या तो इसे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a सोल्व करें, या इसे आप सिंपली ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक आप इसको किस में करेंगे, n स्क्वायर माइनस में 9n प्लस में 6n माइनस में 54 इज इक्वल टू 0, n माइनस 9 प्लस में 6n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस में 9 और n प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -6 और 9। अब -6 हो नहीं सकता, आंसर होगा हमारा 9। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle, then the tangent and their vertices will form another triangle is, यानी एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके टेंजेंट से जो ट्रायंगल हमारा बनेगा वो किस तरीके का ट्रायंगल होगा, वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांचों एक दूसरे के बराबर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 369, देन द सम ऑफ द नंबर, यानी x प्लस वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। सिंपल, इसमें हमें कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगर हम, तो आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy इज इक्वल टू 9। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हम 369 माइनस में 2xy इज इक्वल टू में 9, और 2x को हम उस तरफ लेके जाएं तो आ जाएगा हमारा 369 माइनस में 9 इज इक्वल टू में 360, 2x की वैल्यू y। अब हम इसमें देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारा क्या है 369, 2xy हमारा क्या है 360, आएगा हमारा 729, जो कि हो जाएगा x प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर। और x प्लस वाई को अगर हम यहाँ रखें और अंडर रूट करें 729, तो आएगा ये 27 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड्स 24, 25, 7 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू एंड, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसने क्या बोला है, ट्रायंगल की साइड्स हमारी 24, 25 और 7। ये हमारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपको नहीं पता तो आप साइड में क्विक चेक कर सकते हैं, जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा 25 का होल स्क्वायर, पी क्या है हमारा 25 का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर आएगा हमारा 625, और 24 का स्क्वायर आएगा हमारा 576, जो कि आएगा 49। टोटल मिला के आएगा हमारा 625 इज इक्वल टू में 625, यानी ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ क्या दे रखी है हमें 14, बी को हम x मान लेते हैं, और हाफ इंटू में बेस क्या होगा हमारा 24, और हाइट क्या होगी हमारी 7, 12 और 7, 2 से 2 6, तो बेस यानी ब्रेथ हमारी होगी 6। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2, 14 प्लस में 6, 14 प्लस 6 इन 20 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2 and their expenditure in the ratio of 5:3. If each save rupees 2500, then the expenditure of B is, यानी A और B के इनकम की रेशियो कितनी है, मैं से अगर लिखूं तो इनकम तो 3:2 एंड द एक्सपेंडिचर इन, और इनकी एक्सपेंडिचर है 5:3। ठीक है, इफ ईच सेव, यानी अगर 3x मान ले हम, y मान ले, तो अगर मैं बोलूं 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू में 2500, और 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2500, और अगर दोनों की सेविंग सेम है तो क्यों ना हम इनको इक्वल कर दें, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, और यहाँ हमारा आएगा x इस तरफ, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस में 3y, तो x इज इक्वल टू 2y, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 और 1। और अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो आएगा हमारा 3 to the 6 और 2 to the 4, y की वैल्यू 3 बन जा 3 और 5 की बन जा 5, दोनों में एक एक है, जो कि एक यूनिट की वैल्यू
2500 रुपये। अब उसने पूछा क्या, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का एक्सपेंडिचर यानी 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू में 2500 जो कि आ जाएगा 7500। क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन या वीडियो को लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।